जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम वाइब बिहार पर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 16 जुलाई को पूछे गए साइंस के प्रश्नों का मैक्सिमम प्रश्नों का प्रूफ एनालिसिस देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे प्रश्न को देखेंगे कि वे सभी प्रश्न कहाँ से आए हैं, किस चैप्टर से आए हैं और किस बुक से आए हैं। तो जितने भी लोग बिहार पुलिस जो आने वाली 22,000 प्लस वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि घटते हुए क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर और फिर चांदी। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न बना है जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 धातु एवं धातु, तब आपको वहाँ अभिक्रियाशील धातुओं की सक्रियता श्रेणी का एक फोटो दिया हुआ है। यहाँ देखिए धातुओं की अभिक्रियाशीलता को नीचे यानी घटते हुए क्रम में दिखाया गया। जहाँ देखिए सबसे अधिक जो अभिक्रियाशीलता होती है वो होती है पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। इसी तरह घटते हुए सबसे कम जो अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो होता है गोल्ड। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न बना है। अगला प्रश्न था कि स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित धातुओं की मिश्र धातु होती है। तो दोस्तों, स्टेनलेस स्टील जो बनाई जाती है वह लोहा, निकेल और क्रोमियम इससे बनाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, ये प्रश्न बनाया गया है जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसी चैप्टर को यानी चैप्टर नंबर 3 धातु एवं धातु, तब आपको टॉपिक मिलेगा संक्षारण से सुरक्षा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उससे जंग नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए हिंदी नाम नहीं लिखा गया था बल्कि इनके संकेत को लिखा गया है। जैसे लोहे को हम लोग क्या कहते हैं Fe, फिर निकेल को Ni और क्रोमियम को Cr। तो यहाँ से ये प्रश्न देखिए बना है। अगला प्रश्न है कि सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर है। तो देखिए, सजातीय श्रेणी के क्रमागत यानी लगातार सदस्यों के बीच जो अंतर होता है वो होता है CH2 समूह। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न बना है जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, तब आपको टॉपिक मिलेगा समजातीय श्रेणी। जब आप इसे देखिए नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ नीचे लिखा गया है कि समजातीय श्रेणी को देखेंगे यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्र को देखेंगे, जैसे मीथेन और इथेन, इन दोनों के बीच अंतर कितना है CH2 और ये दोनों लगातार सदस्य होते हैं। फिर इथेन और प्रोपेन, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है -CH2। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न बना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लिखा गया है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से क्लोर क्षार की प्रक्रिया से क्या प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया इसका जो सही आंसर होगा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन ये प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न बना है आपका जब क्लास 10th का एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, तब यहाँ आपको टॉपिक मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए यहीं से ये प्रश्न बनाया गया है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, जो आपके क्वेश्चन में था। अब देखिए, इस अभिक्रिया के बाद जो होता है क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ से हूबहू प्रश्न बनाया गया है। अगला प्रश्न था कि स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पानी को स्वच्छ करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो होता है विरंजक चूर्ण। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न बनाए जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो देखिए टॉपिक मिलेगा आपको विरंजक चूर्ण। यहाँ देखिए आप पढ़ेंगे, देखिए आपको यहाँ लिखा गया है कि विरंजक चूर्ण के उपयोग पढ़ेंगे तब देखिए लिखा गया है कि पीने वाले जल के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण को जब पानी में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण को बनाया कैसे जाता है, तो जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया की जाती है तब विरंजक चूर्ण बनता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। और विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात करें तो यहाँ से दो चीज़ और याद रखिएगा, जैसे वस्त्र उद्योग, सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गतिज ऊर्जा के बारे में सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बना है, जब आप क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 10 है कार्य एवं ऊर्जा। जब आप इसमें गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे तब देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है 1/2 mv², जहाँ m जो है द्रव्यमान है और v जो है वो वेग है, और वेग के स्क्वायर के समानुपाती क्या होता है गतिज ऊर्जा। तो यहीं से ये प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस युग के कारण घटित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव घटित होता है। तो देखिए 1938 में जो प्रश्न बने उसमें मैक्सिमम प्रश्न वन लाइनर ही थे साइंस के। किसी किसी शिफ्ट में जो हार्ड प्रश्न पूछा गया था, लेकिन बिहार पुलिस जो मध्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसमें साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सभी प्रश्न स्टेटमेंट वाले ही थे, और आपके आने वाले एग्जाम में भी इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न जो बना है क्लास 10th का एनसीईआरटी से बना है। जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तब आपको टॉपिक मिलेगा टिंडल प्रभाव। यहाँ इस टॉपिक में लिखा गया है कि कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो टिंडल प्रभाव जो उत्पन्न होती है वो प्रकीर्णन के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि नारियल के रेशा युक्त छिलके डैश से बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्लेरेनकाइमा, इससे बना होता है नारियल के रेशा युक्त छिलके। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ भी इस टॉपिक से एक प्रश्न था कि पौधे की जो लचीलापन होती है वो किसके कारण होती है। तो वो होता है कोलेनकाइमा के कारण। तो नारियल के रेशा युक्त छिलका जो बना होता है वह स्लेरेनकाइमा से बना होता है। अब ये प्रश्न बना है क्लास 9th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, तो वहाँ मिलेगा चैप्टर आपको उत्तक, इससे बना है। जब आप इसमें टॉपिक पढ़ेंगे सरल अस्थायी उत्तक, तब उसमें आगे लिखा गया है कि हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्लेरेनकाइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के में क्या संबंध होता है। तो इसके बीच जो संबंध होता है r बराबर 2f। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न मिलेगा जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तब देखिए यहाँ लिखा गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच कोई संबंध है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को जो सूत्र में लिख सकते हैं वह है r बराबर 2f। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न बना है। तो देखिए अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन क्षारीय हो जाता है जिससे एंजाइम क्रियाशील हो सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छोटी आंत। और छोटी आंत को जो कहा जाता है वो क्षुद्रांत भी कहा जाता है। देखिए क्लास 10th का एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 5 है जैव प्रक्रम, और यहाँ से आपको ये प्रश्न बना है। यहाँ देखिए लिखा गया है क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत भी कहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो यहाँ से ये भी आप याद रख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और फिर आप जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि अमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय होते हैं। तो भोजन जो अमाशय में रहता है वो अम्लीय होता है, उसके बाद वो आता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में आने के बाद ये अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्या किया जाता है, क्षारीय बनाया जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जितने भी 16 जुलाई को 16 जुलाई को जो प्रश्न पूछे गए थे और जितने भी प्रश्न वायरल हुए थे उन सभी का एनालिसिस मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स किस सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कल ही उस पर वीडियो बना दूं और आप लोग के लिए डेली वीडियो लेकर आऊं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।